हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से 8th क्लास की साइंस की बुक को पूरा करेंगे। साइंस की बुक के जो सारे चैप्टर हैं उनको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लास 8th साइंस जिसका पहला लेसन है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो हम लेसन नंबर 1 करेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जिसका नाम है। तो सबसे पहले हम फसल क्या होता है, फसल को पढ़ते हैं। फसल क्या चीज़ है, फसल का उत्पादन किस प्रकार होता है, फसल का प्रबंधन किस प्रकार होता है। तो हम इस वीडियो में फसल के बारे में पढ़ेंगे, फसल के प्रकारों को भी करेंगे। तो सबसे पहले फसल का अर्थ क्या होता है। फसल का अर्थ जब एक ही प्रकार के पादप, जब एक ही प्रकार के एक जैसे जो पादप होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, वो किसी भूमि के किसी भूभाग पर बड़े क्षेत्र में, बड़े भाग में लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल को आपने देखा होगा, जब आप कभी गर्मियों की छुट्टियों में जब आप अपने गाँव गए होंगे तब आपने देखा होगा कोई ना कोई फसल तो उस खेत में लगी ही होती है, उगी हुई होती है। तो आपने ये देखा होगा, तो वही क्या होती है, फसल होती है। किसी फसल की जो परिभाषा होती है वो यही है कि जब एक ही प्रकार के पादप किसी भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। अब फसल कौन कौन सी होती है, जैसे अन्न में सभी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आ जाती है, जैसे हम चावल, गेहूँ, जो बाजरा, जौ, चना, दालें, ये सब किस में आते हैं, अन्न में आते हैं। उसी प्रकार सब्जियां आपके जो सब्जियां हैं, हम मटर, आलू, गोभी, जितनी भी हमारी सब्जियां हैं वो भी क्या है, फसल है। फल जो भी जितने भी प्रकार के जो फल खाते हैं हम, फल है, वो सब क्या है, फसल है। तो ये है फसल कहलाती है। तो ये फसल का अर्थ हुआ। जब एक ही प्रकार के पादप किसी भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। जैसे अन्न हो गए, सब्जियां होगी, फल हो गए या इत्यादि कई चीज़ें और भी फसल कहलाती है। तो ये फसल का अर्थ हुआ। अब आगे है फसल के प्रकार। फसल के प्रकार, फसल 3 प्रकार की होती है। फसलों को 3 प्रकार में बांटा जाता है या 3 प्रकारों में उनको वर्गीकृत किया जाता है, भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो आपके इस एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 ही फसलों के प्रकार दिए गए हैं, परंतु मैंने आपको तीसरा प्रकार भी बता दिया है कि जायद की फसल भी होती है, परंतु हमें सिर्फ हमारी बुक के अनुसार, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें सिर्फ 2 ही रबी और खरीफ ही दी है। तो हम खरीफ और रबी की जो फसल है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जायद के बारे में भी आपको मैं कुछ जानकारी दे दूंगी। तो हम पहले पढ़ते हैं खरीफ की फसल। खरीफ है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, ये फसल की किस में कब होती है, वर्षा ऋतु में। ये फसल वर्षा ऋतु में होती है। जो हमारा इस समय का जो मानसून चल रहा है, हमारा जो जून से सितंबर के आसपास बीच में जो महीना होता है, इसमें बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है इस समय वर्षा ऋतु में बोई जाती है। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल है। जून के से सितंबर के मध्य, जब जून और सितंबर के बीच में बोई जाती है कि ये फसल होती है। जैसे मक्का हो गया, तिल, मूंगफली, उड़द आदि। खरीफ की फसल कौन सी है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द। तो इसमें एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, तो आप जवाब दे सकते हैं मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब की फसल होती है, कि कौन से महीने में इनकी फसलों का टाइम होता है। तो जून से सितंबर के मध्य की ये फसल होती है। तो ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल की बात करते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। अक्टूबर में
बोई जाती है और फरवरी के मध्य इनको काट लिया जाता है। तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य की ये फसलें होती है। जो इसकी जो रबी की फसल है वो ऋतु में कौन सी है, शीत ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर व फरवरी के मध्य की फसल है। जो रबी की फसल है वो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये क्या है, रबी की फसल है। तो ये रबी की फसल के उदाहरण है। तो इसमें भी आपको प्रश्न बन सकता है कि रबी की फसल कौन सी है, तो आप जवाब दे सकते हो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसल होती है। अब जो हमारे सिर्फ 2 ही कोर्स में, तो हम 2 को ही अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, परंतु जो हमारा तीसरा जो फसल का प्रकार है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी मुख्य जानकारी दे देती हूँ कि जायद की फसल, ये फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। मध्य बोई जाने वाली है, जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी और इत्यादि। ये कौन सी फसल है, जायद की फसल के उदाहरण हैं। तो हमें सिर्फ 2 ही हमारी जो सिलेबस में, किताब में 2 ही आपको दिए गए, इसलिए हम 2 का ही ज़्यादा डीपली से पढ़ेंगे। और जायद की फसल को मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये जायद की फसल है। तो ये फसलों के प्रकार। अब फसलों को बोया किस प्रकार जाए या उसकी निगरानी किस प्रकार जाए, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाए, तो इसको करने के लिए फसल के चरण होते हैं। फसल की किस प्रकार उनका उत्पादन किया जाए, तो इसकी क्रिया होती है, तो उसको फसल के चरण कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं फसल के चरण। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले जो भी क्रियाकलाप होते हैं या कार्य होते हैं, उसे ही फसल के चरण कहते हैं। इसको फसल के चरण को हम जो हमारी आधुनिक फसल पद्धतियाँ भी बोल सकते हैं, चरण या पद्धतियाँ भी बोल सकते हैं। तो आपका अगर प्रश्न आए कि फसल के चरण बताइए, तब भी आपको इसी का यही आंसर देना है। और अगर ऐसे प्रश्न आए कि फसल के जो फसल है, फसल की पद्धतियाँ बताइए, फसल के आधारित कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, तो पद्धतियाँ भी आपको यही लिखनी है। तो ये एक ही है, फसल की चरण या फसल की पद्धतियाँ। फसल के चरण क्या कहलाते हैं, फसल को उत्पादन किस प्रकार किया जाए, ये सभी कार्य करने को ही क्या कहते हैं, फसल के चरण या फसल की पद्धतियाँ कहा जाता है। तो मुख्य रूप से कितनी फसल की चरण होते हैं, कितनी जो पद्धतियाँ होती है, 7 पद्धतियाँ होती है। कौन कौन सी, मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल को काटना, और लास्ट में है 7वां, अनाज का भंडारण करना। तो ये मुख्य चरण किसके होते हैं, फसल के चरण होते हैं या फसल की पद्धतियाँ होती है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस वाइज में लिखना है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, जब किसान जब फसल को बोने से पहले सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। किस प्रकार तैयार करता है, हम जब मिट्टी को पढ़ेंगे, मिट्टी तैयार करना, उसमें हम बात करेंगे। फिर मिट्टी को तैयार करने के बाद वो बीज की बुआई करता है। उसके बाद उसमें क्या करता है, खाद या उर्वरक देता है। उसके बाद वो पानी जल देता है, सिंचाई करता है। फिर उनकी फसल की सुरक्षा करता है। फिर जब फसल पक जाती है, फिर उसको काट लेता है। काटने के बाद वो बड़े भंडारण, अनाज को भंडारण करता है। तो ये सभी कार्य एक किसान के द्वारा किए जाते हैं, फसल के चरण कहलाते हैं, फसल की पद्धतियाँ कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, मिट्टी को तैयार करना। तो हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटने, पलटने व पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। मिट्टी को तैयार करने से मतलब कि मिट्टी को खोदना हल के द्वारा या किसी भी आजकल आधुनिक रूप से जो ट्रैक्टर और जो चल रहे हैं कल्टीवेटर के द्वारा मिट्टी को उलट पुलट करना, मतलब ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे की मिट्टी को उलटना, इसको क्या बोलते हैं, पोला करना। इस पोले करने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, जुताई किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो मिट्टी को उलटना, पलटना व पोला करने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहा जाता है। अब मिट्टी तैयार करने के लिए औजारों की ज़रूरत है, किसी न किसी औजार की ज़रूरत है। तो 2 प्रकार से औजार थे। पहला था पारंपरिक कृषि औजार। पहले जब इतनी हाईटेक टेक्निक है इतनी नहीं आई थी हमारे,
तो पहले पारंपरिक कृषि औजार हुआ करते थे। पहले जब किसान हैं वो हल के द्वारा, बैल से, हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा ये सारे जो कृषि औजार है उससे मिट्टी को खोदते थे या मिट्टी की खुदाई करते थे या उनको उलटते पलटते थे, पोला करते थे। परंतु आधुनिक कृषि औजार क्या है? आधुनिक रूप से कई प्रकार के औजार है। ट्रैक्टर है उसके द्वारा, कल्टीवेटर संचालित, जो कल्टीवेटर पीछे लगाया जाता है उसके द्वारा आधुनिक रूप से मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी को पोला किया जाता है, मिट्टी की जुताई की जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी को तैयार करता है किसान। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मिट्टी को तैयार करने के बाद बीज को बोना, बुआई करना बोलते हैं। खेत की जुताई, मिट्टी को पोला कर दिया, उलट दिया, पलट दिया और जुताई करने के बाद किसान क्या करता है? खेत की बुआई करता है। बुआई अलग है, जुताई अलग है। बुआई मतलब बीज को बोना, बीज को डालना। तो बुआई करने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वच्छ बीजों का चयन करता है। अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वच्छ बीजों से मतलब है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होने चाहिए उसमें वो खराब बीज नहीं होने चाहिए, अच्छी किस्म के होने चाहिए, ताकि अच्छी किस्म के बीज हम बुआई में उपयोग करेंगे तभी हमें अच्छी किस्म की फसलें मिलेगी। तो ये खेत में बुआई करने से पहले क्या जो किसान है इनको देखता है, परखता है बीजों को, किस प्रकार के ये बीज है, साफ़ है, स्वस्थ है, मतलब वो खोखले नहीं है या किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको खाया नहीं गया है, तो ये उसको देखता है। बुआई करने के बाद अब उसमें क्या करता है किसान? खाद या उर्वरक देना, खाद डालता है, उर्वरक देता है। खाद तो आप समझते होंगे खाद क्या होती है, गोबर की खाद। उर्वरक एक रासायनिक केमिकल चीज़ें हैं, ये क्या फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। और खाद आपको पता है गोबर की खाद या केंचुए की कंपोजिट खाद भी होती है। तो मिट्टी की उर्वरकता मतलब होता है उसकी उपजाऊपन, मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ किस में मिलाए जाते हैं? मिट्टी में मिलाए जाते हैं। वैसे तो मिट्टी के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। मौजूद होने के बाद भी हम जब बुआई करते हैं तो कुछ खनिज लवण उसके पौधे के अंदर ज़्यादा उपयोगी होने चाहिए, मतलब उसको मिट्टी में ऐसे पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए जिससे पौधा आसानी से ग्रहण करके अच्छे स्वस्थ रहे, अच्छे उसमें किस्म के वो फसल होए। तब इस कारण क्या उसके अंदर खाद डाली जाती है, उर्वरक डाले जाते हैं। तो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में डाले जाते हैं, जैसे खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। खाद में कौन कौन सी खाद होती है? गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जो केंचुए होते हैं उनको उनके अपशिष्ट से, उनके मल मूत्र से खाद बनाई जाती है जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। आदि कई प्रकार की खाद होती है। उर्वरक कौन से होते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट और भी कई प्रकार के, पोटास हो गया, और भी कई प्रकार के जो खाद है वो उर्वरक है वो डाली जाती है। तो इनसे क्या होता है, जो भूमि की उपजाऊपन है, भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो इस कारण उसमें उर्वरक और खाद को दिया जाता है। अब खाद व उर्वरक में हम अंतर पढ़ लेते हैं। खाद व उर्वरक में अंतर, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, सबसे सही क्या कार्य डालना, कौन सी फसलों को देना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम इसमें अंतर पढ़ लेते हैं। तो अंतर से आपको समझ में आ जाएगा कौन सबसे श्रेष्ठ है। खाद व उर्वरक से श्रेष्ठ कौन है? सबसे पहला पॉइंट है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक है, नेचुरल है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये क्या है? प्राकृतिक है, प्रकृति से प्राप्त पदार्थ है। तो ये खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें गोबर व पौधों के अवशेष के विघटन से, पौधों के अवशेष से, जो पौधे की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, तने हैं, जड़ें हैं, जब वो सूख के ज़मीन में, मिट्टी में रहती है तो वो उसको सूक्ष्म जीव खाते हैं, सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करते हैं, विघटन करते हैं। उससे क्या जो खाद बनती है, उनके मलमूत्र से जो खाद बनती है वो भी क्या होती है? एक प्रकार की खाद है, वो भी एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक खाद होती है, तो वह नेचुरल होती है। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मानव निर्मित वो रसायन है। मानव निर्मित से मतलब है कि मानव ने खुद उसे बनाया है, या तो किसी फैक्ट्रियों के द्वारा, केमिकलों के द्वारा उसको खुद बनाया है, तो मानव निर्मित पदार्थ है।
दूसरा है खाद खेतों में बनाई जाती है। जो खाद है वो खेतों में बनाई जाती है पेड़ पौधों के अपशिष्टों से या गोबर के से या कंपोस्ट खाद से, ये सब खेतों में बनाई जाती है। परंतु उर्वरक का उत्पादन किस में होता है? फैक्ट्रियों में होता है, विभिन्न प्रकार के केमिकलों के द्वारा, रसायनों के द्वारा। तीसरा है खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद से जब हम खाद डालेंगे तो उसमें मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा, उपजाऊपन की मात्रा अधिक होती है। उपजाऊपन की मात्रा प्रचुर रूप से प्राप्त होती है। खाद में मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे पौधा सही से फलता फूलता है। और उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है एक तरह से। चौथा है खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में पादप पोषक मतलब और भी कई प्रकार के जो केमिकल होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। और जो उर्वरक में क्या कई प्रकार के केमिकल होने के कारण उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में जो पादप पोषक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इससे पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करने के बाद हम खाद के लाभ पढ़ लेते हैं। हमारा इस वीडियो में लास्ट टॉपिक है खाद के लाभ। तो खाद के लाभ पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार इस खाद हम जो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होती है। तो किस प्रकार से है? पहला है जो खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता मतलब जल को एब्जॉर्ब करना। मिट्टी के जो कण होते हैं वो किस प्रकार एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी को कैसे अवशोषित करते हैं, तो उसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से अंदर मिट्टी के अंदर चला जाए। तो खाद ये कार्य करती है कि जो पानी है, जल धारण की क्षमता है, वो उसमें वृद्धि हो, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, अवशोषित हो सके खाद के द्वारा जो जल है। दूसरा है इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और सरंद हो जाती है। सरंद मतलब जो मिट्टी के जो छिद्र होते हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके कारण जल धारण क्षमता उसमें अधिक हो जाती है। और जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो गैस विनिमय सरलता से होता है। मिट्टी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो गैस होती है उसका आदान प्रदान अच्छे से होता है, तभी एक जो पौधा है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और फलेगा फूलेगा। तीसरा, इससे खाद से जो मित्र होते हैं जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु किस प्रकार? मित्र जीवाणु का मतलब होता है जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए लाभदायक है, जो पौधे के लिए लाभदायक है। तो पौधे के लिए जो लाभदायक होंगे, जो खाद के कारण वो क्या होते हैं, उसमें उसकी संख्या बढ़ती है। खाद अगर जब उस पौधे में होएगी तो मित्र जो जीवाणु है, लाभदायक जो जीवाणु है, उसकी संख्या बनी रहेगी, तो पौधे को लाभ होगा। पौधे को कई प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होंगे उसके कारण। अगला है इससे जो खाद है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जो मिट्टी का जो गठन है, मिट्टी बंजर नहीं रहती, मिट्टी की उपजाऊपन है वो बढ़ती जाती है। तो ये जैविक खाद के यह लाभ है। उस प्रकार जो उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करने से क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जो भूमि का बंजर भी होने का खतरा रह जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के केमिकल उपस्थित होते हैं। केमिकल के उपस्थित होने जाने के कारण क्या होती है, जो भूमि में जो मित्र जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या नष्ट हो जाती है, वो मर जाते हैं। और उनमें जो मिट्टी है उसकी जो सरंध है वो पूरी तरह से खुलते नहीं है, तो जिसके कारण गैसों का विनिमय नहीं हो पाता। अगर गैसों का विनिमय नहीं होगा तो पौधे को श्वसन क्रिया या पौधे को वायु की आवश्यकता होती है तो वो नहीं मिल पाएगी, तो जिससे क्या होगा, पौधा सही से नहीं फले फूलेगा। तो इस कारण जो खाद होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है पौधे के लिए उर्वरक की तुलना में। तो उर्वरक की तुलना में जो खाद है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो अब जो हमारा खाद व उर्वरक था, वो हमारा पॉइंट था वो खाद व उर्वरक, ये पूरा हुआ। अब हमारा जो चौथा है, 3 हमने आज इस वीडियो में हमने मिट्टी तैयार करने का भी हमने पढ़ लिया, बुआई करने का भी पढ़ लिया, खाद व उर्वरक देना भी पढ़ लिया, और इन दोनों में अंतर भी पढ़ लिए, और जो खाद है वो किस प्रकार लाभदायक है वो भी हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम
जो हमारे 4 बचे हुए हैं, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल को काटना, अनाज का भंडारण करना, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू।